हाल ही में भारत सरकार द्वारा 22 संसदीय समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों के नाम की घोषणा की गई है। कई जानकारों का मानना है कि इस घोषणा के बाद सरकार और विपक्षी दलों के संबंध और ज्यादा खराब हो सकते हैं। क्यों खराब हो सकते हैं? क्योंकि सरकार ने जिन 22 समितियों के नामों की घोषणा की है, सदस्यों की घोषणा की है, उन समितियों में से केवल एक ही समिति में कांग्रेस पार्टी को अध्यक्षता प्रदान की गई है, जबकि एक भी समिति ऐसी नहीं है जिसमें देश की दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी दल यानी तृणमूल कांग्रेस को अध्यक्षता दी गई हो, उसको प्रतिनिधित्व दिया गया हो। जबकि भारत में संसदीय परंपराओं के मुताबिक जो विभिन्न महत्वपूर्ण संसदीय समितियां होती हैं, उन समितियों में विपक्षी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाना, उनको अध्यक्षता दिया जाना जरूरी होता है। हालांकि ये एक कन्वेंशन है, केवल एक परंपरा है, उसका पालन किया जाना अनिवार्य रूप से बाध्यकारी नहीं है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर संसदीय समितियां क्या होती हैं, उनका काम इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और आखिर इस पूरे विषय को लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों मच रहा है। चलिए, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर पर बात करेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर संसदीय समितियां क्या होती हैं और उनका कार्य क्या होता है। साथ ही हम उनके इतिहास को भी जानने की कोशिश करेंगे और भारतीय संविधान में उनसे संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों को भी समझेंगे। इसके अलावा संसदीय समितियों के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की होती हैं संसदीय समितियां, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही समितियों का गठन और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति किस तरह से की जाती है, समितियों को किस तरह से गठित किया जाता है और उन समितियों के अध्यक्ष किस तरह से नियुक्त होते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये जो संसद की वार्ताएं होती हैं और जो समितियों की वार्ताएं होती हैं, इन दोनों वार्ताओं में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, दोनों की वार्ताएं कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, इस पर भी बात करेंगे। दोनों में क्या अंतर है, इसको भी समझेंगे। इसके अलावा अंत में समितियों की सिफारिश कितनी महत्वपूर्ण होती है, किस प्रकृति की होती है, किस नेचर की होती है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और एक प्रश्न की भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे भारतीय राज्य व्यवस्था और संसद जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है पार्लियामेंट्री कमेटीज, देयर लीडर्स एंड देयर रोल इन द लॉ मेकिंग। यानी सबसे पहले इस पूरी खबर में बात की गई है कि संसदीय समितियां क्या होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज क्या होती हैं, इसके अलावा उनके अध्यक्षों की नियुक्ति किस तरह से की जाती है, उनके लीडर्स की नियुक्ति किस तरह से की जाती है और भारत में नीति निर्माण में इन समितियों की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है इन समितियों का, उस भूमिका को भी समझने की कोशिश की गई है इस पूरे आर्टिकल में, इस पूरी खबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर संसदीय समितियां क्या होती हैं और उनका काम क्या होता है, उनके काम के बारे में जान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भारत में कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को दिया गया है। पार्लियामेंट को भारत में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अब इस कानून बनाने की गतिविधि को हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में विधायी कार्य, लेजिस्लेटिव बिजनेस के तौर पर संबोधित करते हैं। अब ये जो लेजिस्लेटिव बिजनेस होता है, इस लेजिस्लेटिव बिजनेस की शुरुआत तब होती है जब संसद के किसी एक सदन में कोई विधेयक पेश किया जाता है, क्योंकि कोई कानून तो केवल तभी बनेगा जब संसद के किसी सदन में उससे संबंधित कोई विधेयक पेश किया जाएगा, कोई बिल पेश किया जाएगा। लेकिन ये जो कानूनी प्रक्रिया होती है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है विधायी कार्य, ये कानून बनाने का पूरा प्रोसेस काफी ज्यादा जटिल होता है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा इस कानून बनाने के पूरे कार्य के लिए काफी ज्यादा समय की जरूरत पड़ती है, काफी विस्तृत चर्चा की जरूरत पड़ती है, डिटेल्ड डिस्कशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी कानून बनाने से पहले उसके तमाम पहलुओं को समझ लेना जरूरी हो जाता है। उससे संबंधित जो अलग अलग डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशंस पर वाद विवाद कर लेना जरूरी हो जाता है। लेकिन अब यहीं से समस्या उत्पन्न होती है। समस्या ये है कि इस तरह का डिटेल्ड डिस्कशन करने के लिए संसद के पास ज्यादा समय ही मौजूद नहीं होता है, संसद के पास बहुत ज्यादा समय ही नहीं होता है। इसके अलावा भारतीय सदनों में, इंडियन पार्लियामेंट पे हमें अक्सर राजनीतिक ध्रुवीकरण देखने को मिलता है, पोलराइजेशन देखने को मिलता है। जो अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं वो अपनी विचारधारा के आधार पर अलग अलग हिस्सों में बटे होते हैं और अपनी विचारधारा को, अपनी जो आइडियोलॉजी है उसे छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। इसके अलावा भारतीय सदनों में हमें अक्सर राजनीतिक बहसें देखने को मिलती हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स देखने को मिलती है, ना कि जो सोशल डिबेट्स हैं
पॉलिटिकल डिबेट केवल आपस में वाद विवाद किया जाता है, केवल राजनीतिक बातें की जाती हैं। और यही वजह है कि इन तमाम कारणों से हमें भारतीय संसद में कोई निर्णायक बहस देखने को नहीं मिलती है। कोई ऐसी बहस नहीं होती है जिसके आधार पर कोई ठोस निष्कर्ष निकाला जा सके। अब यहाँ सवाल उठता है कि यदि इन सदनों में इस तरह की बहस नहीं होगी तो इस तरह के काम कहाँ किए जाएंगे, इस तरह के जो निर्णय हैं वो निर्णय कहाँ लिए जाएंगे। तो इस तरह के जो निर्णय लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं संसदीय समितियों द्वारा, पार्लियामेंट्री कमेटीज द्वारा। तो क्या होती है पार्लियामेंट्री कमेटीज? तो पार्लियामेंट्री कमेटी सांसदों का एक पैनल होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का एक पैनल होती है, जिन्हें मुख्य तौर पर सदन द्वारा नियुक्त या फिर निर्वाचित किया जाता है, या फिर जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। जो स्पीकर होता है या फिर अध्यक्ष होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनके द्वारा इन्हें नामित किया जाता है, इन्हें नियुक्त किया जाता है। और ये संसदीय समितियां जो होती हैं ये इस पूरे जो सदन का काम होता है उस काम में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करती हैं, और जो तमाम विधेयक होते हैं उन विधेयकों पर चर्चा करती हैं। जो सदनों का जो डेली कामकाज होते हैं उन कामकाजों में भी हाथ बटाती है। और यही वजह है कि इन संसदीय समितियों को मिनी पार्लियामेंट के तौर पर, छोटी पार्लियामेंट के तौर पर भी जाना जाता है। ये संसदीय समितियां जो अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं, ये रिपोर्ट मुख्य तौर पर सदन या फिर सदन के अध्यक्ष को पेश किया जाता है। जैसे लोकसभा के मामले में स्पीकर को अपनी रिपोर्ट पेश की जाती है। तो ये तो बात हुई संसदीय समितियों की, उनके कार्य की। अब आगे बढ़ते हैं और इनके इतिहास और इनसे संबंधित प्रावधानों की बात कर लेते हैं, इनसे संबंधित प्रोविजंस को समझ लेते हैं कि भारतीय संसद में, भारतीय संविधान में इनसे संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं, उन्हें समझ लेते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत में जो तमाम संसदीय लोकतंत्र की प्रथाएं हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनका इतिहास कहीं ना कहीं ब्रिटेन की संसद से जुड़ा हुआ है। और यही कुछ जो चीज है वो जो पार्लियामेंट्री कमेटीज की जो बैठक है उन पर भी लागू होता है। पार्लियामेंट्री कमेटीज का जो इतिहास है वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद से ही जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन में पहली बार साल 1571 में पहली संसदीय समिति का गठन किया गया था। इसके बाद ब्रिटेन में पहली बार साल 1861 में लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गठन किया गया था, जिसे ब्रिटेन में सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक माना जाता है। भारत के लिहाज से बात करें तो हम जानते हैं कि भारत में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इसी संविधान में दो प्रावधान किए गए थे, दो अनुच्छेदों को शामिल किया गया था। पहला अनुच्छेद था अनुच्छेद 105, जो कि मुख्य तौर पर सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस से संबंधित है। और दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 118, जो कि भारत में संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी, अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से नियमित तौर पर संचालित करने के लिए नियम बनाने, कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। और इन्हीं दोनों जो प्रावधान है, जो अनुच्छेद हैं, इन्हीं दोनों अनुच्छेदों के आधार पर भारत में संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। ये भारत में सबसे पहली संसदीय समिति का गठन स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 1950 में किया गया था। और ये संसदीय समिति थी लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स समिति। इसीलिए समिति को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जाता है, काफी ज्यादा महत्व भी दिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भारत में जो संसदीय समितियां होती हैं उन संसदीय समितियों के प्रकारों की बात कर लेते हैं। कितने प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं उनको समझ लेते हैं। तो संसदीय समितियों को मुख्य तौर पर दो श्रेणियों में, दो कैटेगरीज में विभाजित किया जा सकता है। पहली समिति होती है स्थायी समिति, यानी जो परमानेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है, स्टैंडिंग कमेटीज होती है। और इसके अलावा दूसरी कमेटी होती है अस्थायी कमेटी, यानी एडहॉक कमेटी, तदर्थ कमेटियां। तो स्थायी समितियों की बात करें, सबसे पहले स्थायी समितियों को समझने की कोशिश करें तो ये समितियां नियमित प्रकृति की होती हैं, रेगुलर नेचर की होती हैं। ये जो समितियां होती हैं वो संसद द्वारा बनाए गए उपबंधों के आधार पर, नियमों के आधार पर गठित की जाती हैं। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत जो सदनों को अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के तहत जो कानून बनाए जाते हैं, उन्हीं कानूनों के आधार पर इस तरह की समितियों का गठन किया जाता है। और इन समितियों का कार्य जो है वो अनवरत चलता रहता है, अनवरत प्रकृति का होता है, रेगुलरली चलता रहता है, इनका काम कभी रुकता नहीं है। और ये जो समितियां होती हैं वो लगातार संसदीय गतिविधियों में हस्तक्षेप करती हैं और सदन को अपनी सहायता प्रदान करती हैं, उन संसदीय गतिविधियों में संलग्न रहती हैं। तो संसदीय जो स्थायी समितियां होती हैं उनके प्रकारों की बात करें, कुछ समितियों की बात करें तो इसमें सबसे पहली समिति है प्राक्कलन समिति, जिसे एस्टिमेट्स कमेटी भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य शामिल होते हैं और ये 30 के 30 सदस्य जो है वो लोकसभा से आते हैं, सारे सदस्य लोकसभा से आते हैं और राज्यसभा से इसमें कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है। दूसरी समिति है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इस समिति के सदस्य लोकसभा से भी आते हैं और राज्यसभा से भी आते हैं। इसमें कुल
22 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं जबकि 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। यही कुछ मामला सार्वजनिक उपक्रम समिति के साथ भी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के साथ भी है। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं जबकि 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। अब इन तीनों समितियों को समग्र तौर पर फाइनेंस कमेटीज भी कहा जाता है, वित्तीय समिति भी कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों का काम कहीं ना कहीं भारत में जो वित्तीय संबंधी मामले हैं उन मामलों की देखरेख करना है, उनकी जांच करना है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा 24 विभागीय स्थायी समितियों का भी गठन किया जाता है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज का भी गठन किया जाता है। इस तरह की समितियों के गठन की शुरुआत साल 1993 में हुई थी, जब भारत सरकार द्वारा 17 स्थायी समितियों का, स्थायी विभागीय समितियों का गठन किया गया था। इसके बाद धीरे धीरे इस तरह की समितियों की जो संख्या थी वो बढ़ने लगी और मौजूदा समय में इनकी जो संख्या है वो 24 के आसपास है, यानी भारत सरकार द्वारा 24 स्थायी समितियों का गठन किया जाता है। अब ये जो 24 स्थायी समितियां हैं, इनके सदस्यों की संख्या तकरीबन 31 के आसपास रहती है। सभी समितियों में 31 सदस्य रहते हैं, जिसमें से जो 21 सदस्य हैं वो लोकसभा से आते हैं जबकि 10 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से आते हैं। तो ये तो बात हुई विभागीय समितियों की। इसके अलावा अस्थायी यानी एडहॉक समितियों की बात करें तो इन अस्थायी एडहॉक समितियों को किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी विशेष प्रायोजन के लिए गठित किया जाता है, किसी विशेष काम के लिए गठित किया जाता है। और जब ये काम पूरा हो जाता है तो ये समितियां अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं और काम पूरा हो जाने के बाद इनके अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इन समितियों को भंग कर दिया जाता है, इनके अस्तित्व को, इनकी आइडेंटिटी को समाप्त कर दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो समितियां बनाई जाती हैं ये किसी केवल एक विशेष काम के लिए ही बनती हैं। जब काम पूरा हो जाता है इन समितियों को समाप्त कर दिया जाता है। इस तरह से हमने बात की अस्थायी समितियों की। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज का भी गठन किया जाता है, संयुक्त संसदीय समितियों का भी गठन किया जाता है। ये जो समितियां होती हैं इन समितियों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के सदस्य शामिल होते हैं और इन समितियों के गठन का प्राथमिक उद्देश्य भारत में जो विधेयक, भारतीय संसद में जो विधेयक पेश किए जाते हैं उन पर डिटेल डिस्कशन करना है, उनकी जांच करना है कि इन विधेयकों में क्या क्या प्रावधान सही है या फिर क्या क्या प्रावधान गलत है। तो ये होती हैं संसदीय संयुक्त समितियां। दोनों ही सदनों के सदस्य इन समितियों में शामिल होते हैं और इन समितियों में मुख्य बात ये होती है कि इस समितियों का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष रूलिंग पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होता है। किसी रूलिंग पार्टी का एमपी ही इन समितियों का अक्सर सदस्य बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये तो बात हुई संयुक्त संसदीय समितियों की। अब आगे बढ़ते हैं और इन समितियों के गठन और इनके अध्यक्षों की नियुक्ति पर बात कर लेते हैं। जो भी संसदीय समिति गठित की जाती है, हर एक संसदीय समिति के गठन का अलग अलग तरीका अपनाया जाता है। संसदीय समितियों के गठन की बात करें तो सबसे पहले विभागीय समितियों के गठन की बात करें तो भारत में हमने बात की कि 24 विभागीय समितियां गठित की जाती हैं, जिसमें से 16 विभागीय समितियां लोकसभा से संबंधित होती हैं जबकि 8 विभागीय समितियां राज्यसभा से संबंधित होती हैं। अब यहाँ विशेष बात यह है कि हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो 16 विभागीय समितियां हैं लोकसभा से संबंधित, इसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य होंगे, तो ऐसा नहीं है। ये जो लोकसभा की समितियां हैं इसमें राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं और जो राज्यसभा की समितियां हैं उसमें लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। यानी हर समिति में दोनों ही सदनों के सदस्य शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि प्रत्येक समिति की अध्यक्षता केवल संबंधित सदन के सदस्य द्वारा ही की जाती है। यानी जो समिति लोकसभा से संबंधित है उसकी अध्यक्षता केवल लोकसभा के सदस्य द्वारा ही की जाएगी और जो समिति राज्यसभा से संबंधित है उसकी अध्यक्षता केवल राज्यसभा के सदस्य द्वारा ही की जाएगी। तो ये तो बात हुई विभागीय समितियों की। इसके अलावा अन्य स्थायी समितियों की बात करें, जो अलग अलग स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, उनकी बात करें तो अन्य स्थायी समितियों में कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इसके अलावा प्रिविलेज कमेटी, इस तरह की समितियां शामिल होती हैं। और इस तरह की समितियों की विशेष बात यह है कि ये समितियां दोनों ही सदनों के लिए अलग अलग तरह से बनाई जाती हैं। विशेषाधिकार जो समिति है वो लोकसभा के लिए अलग होती है और राज्यसभा के लिए अलग होती है। दोनों ही सदनों की जो समितियां हैं उसमें अलग दोनों ही सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। इसके अलावा सदन का पीठासीन अधिकारी इन सदस्यों की नियुक्ति करता है। जो सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं, जैसे लोकसभा के मामले में लोकसभा के स्पीकर, वही पीठासीन अधिकारी इन समितियों के सदस्यों और इनके अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। ये तो बात हुई अन्य स्थायी समितियों की। इसके अलावा यहाँ एक विशेष बात ये भी है कि भारत सरकार में कोई भी मंत्री किसी वित्तीय समिति का सदस्य नहीं बन सकता है, किसी फाइनेंस कमेटी का सदस्य नहीं बन सकता है। फाइनेंस कमेटीज कौन सी होती है? तो हमने पहले ही बात की कि एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसके अलावा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स,
ये सारी फाइनेंस कमेटीज हैं और कोई भी मंत्री इन फाइनेंस कमेटीज का सदस्य नहीं बन सकता है। इसके अलावा अध्यक्षों की नियुक्ति की बात करें, किस तरह से अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है, तो अध्यक्षों की नियुक्ति के मामले में पीठासीन अधिकारी प्रमुख होता है और पीठासीन अधिकारी द्वारा ही अध्यक्षों को नामित किया जाता है। पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा के मामले में लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के मामले में भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी राज्यसभा के अध्यक्ष, इन्हीं पीठासीन अधिकारियों द्वारा लोकसभा जो समितियां होती हैं, इन समितियों के अध्यक्षों को नामित किया जाता है। इसके अलावा भारत में कई संसदीय परंपराएं भी रही हैं, कन्वेंशंस भी रहे हैं, और इन्हीं कन्वेंशंस में से एक कन्वेंशन ये भी है कि भारत में जो मुख्य विपक्षी दल होता है, उस दल के एक सदस्य को पीएसी अध्यक्ष का पद दिया जाता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष का पद दिया जाता है। भारत में कौन सा है मुख्य विपक्षी दल? तो भारत में मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, और यही वजह है कि कांग्रेस के सदस्य को ही, कांग्रेस के एमपी को ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष का पद दिया जाता है। इसके अलावा कई कन्वेंशंस ये भी कहते हैं कि कई अन्य समितियों की अध्यक्षता भी विपक्षी दल को दी जानी चाहिए। जो अन्य स्टैंडिंग कमेटीज हैं या जो अन्य पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, उनकी अध्यक्षता भी किसी विपक्षी दल के व्यक्ति को ही दी जानी चाहिए, ताकि सरकार पर एक नियंत्रण लगाया जा सके, सरकार की गतिविधियों का बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि सरकार की हालिया घोषणा के आधार पर हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि अब सरकार इन परंपराओं का पालन नहीं कर रही है, और यही वजह है कि इस पूरे निर्णय का खासा विरोध भी किया जा रहा है। क्यों विरोध किया जा रहा है? इस विरोध को समझने के लिए हमें इन अध्यक्षों की भूमिका को समझना होगा, यानी ये अध्यक्ष किस तरह की भूमिका अदा करते हैं, उसी आधार पर हम इस पूरे विषय को समझ सकते हैं। ये जो अध्यक्ष होते हैं, ये संसदीय समिति के लिए काफी जरूरी भूमिका अदा करते हैं। यही अध्यक्ष संसदीय समितियों की बैठक आयोजित करते हैं, मीटिंग आयोजित करते हैं। यही अध्यक्ष संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। इसके अलावा यही अध्यक्ष संसदीय समिति के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय भी लेते हैं। इसी वजह से इनकी भूमिका को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, और यही वजह है कि विपक्षी दलों द्वारा सरकार का खासा विरोध किया जा रहा है कि सरकार इन संसदीय समितियों के गठन में विपक्षी दलों को कोई भी भूमिका प्रदान नहीं कर रही है। तो ये तो बात हुई संसदीय समितियों के गठन की और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति की। अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि संसद की जो वार्ता होती है और समितियों की जो वार्ता होती है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, और समितियों की वार्ता को, समितियों के वाद विवाद को, इसका जो डिस्कशन होता है, उसे इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो हम जानते हैं कि भारतीय संसद में प्रत्येक विधेयक पर, जो भी बिल पेश किया जाता है, उस पर बोलने का जो समय होता है वो पार्टी के आकार के आधार पर तय किया जाता है। यानी किसी पार्टी का आकार कितना ज्यादा है, कितने सदस्य हैं, उस आधार पर यह तय किया जाएगा कि उस पार्टी के सदस्यों को बोलने का कितना ज्यादा समय मिलेगा। और इसी प्रणाली की वजह से भारत में सांसदों को किसी विषय पर अपने विचार पेश करने का बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। चाहे वो सांसद उस पूरे विषय पर कितना भी ज्यादा विशेषज्ञ क्यों ना हो, कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, उसको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। और शायद यही वजह है कि भारत में संसदों में किसी विषय पर इतना ज्यादा वाद विवाद नहीं हो पाता है। लेकिन जो भारतीय समितियां होती है, जो संसदीय समितियां होती हैं, उनका आकार अपेक्षाकृत काफी कम होता है, काफी छोटा होता है, जिसकी वजह से उन समितियों के जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों को अपने विचार पेश करने का पर्याप्त समय मिलता है, और वो अपनी विशेषज्ञता को उस पूरे विषय पर पेश कर सकते हैं, संसदीय समितियों के समक्ष अपनी विशेषज्ञता को पेश कर सकते हैं। इसके अलावा संसद की जो बैठकें होती हैं वो काफी ज्यादा सीमित होती हैं। एक साल में संसद के सदनों की केवल 100 बैठकें ही आयोजित की जाती हैं, और इन्हीं बैठकों में तमाम निर्णय लिए जाने होते हैं। यही वजह है कि तमाम निर्णय नहीं लिए जा पाते हैं। ऐसे में जो संसदीय समितियां होती हैं, उन समितियों की जो बैठक होती है वो संसद के कैलेंडर के आधार पर निर्भर नहीं होती है, और ये समितियां आवश्यकता अनुसार कभी भी अपनी बैठक आयोजित कर सकती हैं, और इसी वजह से इनका काम काफी बेहतर ढंग से चलता है। इसके अलावा इन समितियों की जो बैठकें होती हैं, जो वार्ताएं होती हैं, वो गोपनीय होती हैं, पूरी तरह से गोपनीय होती हैं, और ऑफ कैमरा होती हैं, यानी कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं, कैमरे पर लाइव टेलीकास्ट नहीं की जाती है। यही वजह है कि संसद के जो सदस्य होते हैं, वो सदस्य पार्टी लाइन से हटकर स्वतंत्र रूप से किसी विषय पर अपने विचार पेश कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब जो संसद की बैठकें होती हैं, उन बैठकों को टीवी पर लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, और इस लाइव टेलीकास्ट की वजह से जो संसद के सदस्य होते हैं वो पार्टी लाइन में बंधे होते हैं, पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी की जो धारणा है, उससे बंधे होते हैं, और इस विचारधारा से बंधे होने की वजह से वो स्वतंत्र तौर पर अपने विचार पेश नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से संसदीय समितियों को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, और यही वजह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इस विषय पर अपने विचार पेश करते हुए कहा था
कि कांग्रेस सत्र केवल एक सार्वजनिक प्रदर्शनी होती है, केवल एक पब्लिक आधार पर की जाने वाली प्रदर्शनी होती है, और असल जो काम होता है कांग्रेस का वो केवल समिति कक्षों में ही किया जाता है। यानी संसद का जो असल काम होता है, कांग्रेस का जो असल काम होता है, वो केवल समितियों द्वारा ही किया जाता है। अब इसके अलावा ये जो समितियां होती हैं वो कई मंत्रालयों के साथ मिलकर भी काम करती हैं। इस तरह से ये समितियां अंतर मंत्रालयी समन्वय की सुविधा भी प्रदान करती है, इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन की सुविधा भी प्रदान करती हैं, क्योंकि जो अलग अलग मंत्रालय होते हैं वो मंत्रालय अलग अलग आधार पर अपनी नीतियां निर्धारित करते हैं, और यही वजह है कि ये जो समितियां होती हैं ये अलग अलग मंत्रालयों के बीच, उनकी नीतियों के बीच एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करती हैं। इसके अलावा ये समितियां विशेषज्ञों से भी सलाह लेती हैं। इन समितियों में विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाता है, और इसी वजह से इन समितियों के पास जो विधेयक भेजे जाते हैं वो विधेयक वापस जब आते हैं तो वैल्यू एडिशन के साथ आते हैं। उन विधेयकों में कई तरह की वैल्यू शामिल होती हैं, कई तरह के नए नए प्रावधान शामिल होते हैं। इसी वजह से इन समितियों को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये तो बात हुई संसदीय समितियों और सब ये जो इनकी जो वार्ताएं होती हैं इनके बीच क्या अंतर होता है। अब अंत में जान लेते हैं कि समितियों की सिफारिश कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ये सिफारिशें, इन सिफारिशों के क्या मायने होते हैं। तो ये जो संसदीय समितियां होती हैं इनकी जो रिपोर्ट होती है वो संस्तुति परक प्रकृति की मानी जाती है, रिकमेंडेटरी प्रकृति की मानी जाती है। इनका जो नेचर होता है वो केवल सलाहकारी प्रकृति का ही होता है, और सरकार के लिए इन समितियों की रिपोर्ट्स को मानना बाध्यकारी नहीं होता है। सरकार इन समितियों की रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। हालांकि इसके बावजूद भी सरकार इन रिपोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा महत्व देती है, और कई बार सरकार इन समितियों की सिफारिशों को स्वीकार करती है, और इन सिफारिशों के आधार पर विधेयकों में यथासंभव बदलाव भी किए जाते हैं। हालांकि सरकार पर समय समय पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि सरकार केवल उन्हीं समितियों की सिफारिशों को स्वीकार करती है जिसमें सत्तारूढ़ दल यानी रूलिंग पार्टी का कोई अध्यक्ष शामिल होता है, और जो विपक्षी दलों की समितियां होती हैं उनकी रिपोर्ट्स को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो ये तो बात हुई समितियों की रिपोर्ट की, रिपोर्ट कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है कि भारत में संसदीय समिति प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए हाल के वर्षों में उनके कामकाज के प्रति सरकार के रवैये में आए बदलाव और इससे जुड़े हालिया मुद्दों पर चर्चा कीजिए। यानी आपको बताना है कि भारत में संसदीय समितियों की कार्यप्रणाली किस तरह की है, इन समितियों को लेकर सरकार के रवैये में किस तरह का बदलाव देखने को मिला है, सरकार इनके सदस्यों की नियुक्ति किस तरह से कर रही है, और ये समितियां कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। इस पूरे विषय को लेकर आप 250 शब्दों में एक आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत में पहली समिति, स्वतंत्र भारत में पहली समिति कौन सी गठित की गई थी। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।